हेलो एवरीवन, हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार भाई। सभी को एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? तो शुरुआत करें क्लास की। और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाना है मुझे आपको। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हर कोई शेयर बाजार के बारे में रोचक जानकारियां देखता रहता है, उसे अच्छा लगता है शेयर बाजार कैसे काम करता है, कोई कैसे इतना अमीर बन जाता है, कोई पैसे से पैसा कैसे कमा लेता है। थोड़ा बहुत रहता है इंटरेस्ट शेयर बाजार को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं आपको भी थोड़ा बहुत तो होगा ही। और थोड़ा सा आज आपको एक सीरियल को याद कराते हैं जल्दी से। पहले मुझे कमेंट कर दीजिए सब कुछ परफेक्ट है, क्लियर है? तो शुरू करें क्लास आज की भाई। चले, यस कह दो भाई एक बार। ठीक है, देखिए हम जो बात कर रहे थे ना, एक्चुअली बस मैं एक ही बात कहूंगा, फिर पेशेंस रखना, सुनना मेरी बात ध्यान से। सुनोगे तो ही बात बनेगी ना। देखो, जब शेयर बाजार में आते हैं तो शेयर बाजार में बहुत सारी टर्म्स आती हैं, और जो दो बहुत फेमस टर्म्स हैं या तीन बहुत फेमस टर्म्स है ना, जैसे एक फेमस टर्म है ट्रेजरी बिल, इस पर सवाल आते हैं बार बार। एक टर्म है हमारे पास, उसे कहते हैं शेयर, एक है डिबेंचर के नाम से। देखो, एक सीरियल है, आपने देखा हो शायद, यूट्यूब पर उसकी क्लिप्स हैं और सोनी पर आता है वो, उसका नाम है शार्क टैंक। ये इन्वेस्टमेंट करने से जुड़ा हुआ एक मामला है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक टीवी शो है ये अपने आप में। इसमें बहुत सारे शार्क यानी इन्वेस्टर, जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, वो होते हैं। एक व्यक्ति आता है, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देता है, देखा ना आप लोगों ने? तो वो कहता है कि मुझे आस्क है, मुझे जरूरत है, मुझे चाहिए पैसा। क्या वो ये कहता है 5% इक्विटी के बदले, 5% इक्विटी पर वो कहता है भाई मेरी आस्क है 5% इक्विटी। अच्छा, इक्विटी ना शेयर को कहते हैं, ध्यान रखना। अब एक शब्द है, टेक्निकल शब्द है, और वो इसके बदले मांगता है 10 लाख रुपए। मान लेते हैं एग्जांपल कि 10 लाख रुपए की आस्क है और मैं आपको 5% इक्विटी दूंगा, या मैं 12% डेट पर 10 लाख रुपए दूंगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जब वो ये कहता है ना मैं 10 लाख रुपए के बदले 5% इक्विटी, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप अगर 10 लाख रुपए निवेश करोगे उसकी कंपनी में, तो आप 5% के मालिक हो जाओगे। क्या सुना? अब मालिक क्या होता है? जो डिसीजन में भी होता है, जो प्रॉफिट भी लेता है, और नुकसान हो तो वो भी मालिक का ही होता है। यानी जैसे 95% वाला वैसे 5% वाला, इससे कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल मालिक होगा। बस अब 5% के, वो 95 का है, मालिक हो गए। फायदा और नुकसान दोनों होगा आपका। लेकिन जब आप किसी को 12% डेट पर मान लो उन्हें कहा 10 लाख रुपए, इसका मतलब यह हुआ कि आपको साल का 12% यानी 1,20,000 रुपए साल का जो है 1,20,000, 10 लाख के बदले ब्याज मिलेगा। अब इस तरीके से आपको ब्याज से मतलब है कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, फायदे में, लॉस में, कुछ भी, आपको आपका फिक्स ब्याज मिलेगा। आप ऐसे हो गए जैसे आपने कंपनी के उधार दिया हो कंपनी को, आप कंपनी के लेनदार जैसे हो गए। मतलब एक में आप कंपनी के मालिक बनते हो, एक में लेनदार बनते हो। एक में आपको फायदा नुकसान जितना भी होगा उसमें आपको हिस्सा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। एक में क्या है कि भाई चलो ब्याज मिलेगा, अब ज्यादा या कम कुछ भी होगा, फिक्स ब्याज आपका रहेगा उस केस में, प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो। तो अब ये दोनों फर्क है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं ना, आपके मन में सवाल आता है सर शेयर क्या होता है, कोई परिभाषा है? नहीं। देखो, शेयर या डिबेंचर, इनमें फर्क होते हैं इस बात के कि उनमें फीचर्स क्या है। शेयर पे क्या मिलेगा, कितनी अमाउंट का होगा, डिबेंचर पे क्या मिलेगा, उसमें क्या फायदा नुकसान होगा, ऐसे आपको याद करना है। मैं आपको सब बातें पढ़ाऊंगा। एक बार यस का कमेंट कर दो, बात समझ में आ रही है? रागिनी, उज्जवल, संतोष, शुभम, भाई सभी लोग बताते रहना, यस कहते रहना, एक बार समझ में आ रही है बात। तो मैं अब शुरू करता हूं, अपनी बात क्या है लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। 2 क्लास चलेंगी, आज और अगली क्लास, फिर दोनों इसी पर होंगी। देखो होता यह है इसमें, अब देखो जब आपके पास पैसा होगा, मैं सारी बात समझाता हूं, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, या तो आप कम समय के लिए निवेश करो। कम समय का मतलब है 1 साल तक के लिए पैसा लगा सकते हो काम में, या 1 साल से ज्यादा के लिए भी पैसा लगा सकते हो। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि हम कम समय के लिए लगाएंगे, मतलब इसका ये हुआ आपने पैसा देना है और आप जो पैसे को रिटर्न मिलेगा आपको, वो 1 साल के अंदर अंदर का टाइम होगा, 1 साल तक का टाइम होगा। और अगर आप ज्यादा लॉन्ग टर्म में जाओगे तो 1 साल से ऊपर। जो कम समय वाला है इसमें होता है आरबीआई द्वारा। जो कम समय वाला है वो मैनेजमेंट कौन करता है? आरबीआई। जो ज्यादा समय वाला है उसका मैनेजमेंट कौन करता है? तो उसका मैनेजमेंट करता है सेबी। कम समय वाले का आरबीआई, ज्यादा समय वाले का सेबी। ये बात ध्यान रखनी है। तो एक का आरबीआई करता है और एक का सेबी करता है।
अच्छा, इसीलिए जो ज्यादा समय वाला है उसे कैपिटल मार्केट बोलते हैं और कम समय वाले को मनी मार्केट। अब आपसे पूछ ले, बताओ कि सेबी क्या करता है या आरबीआई क्या करता है? तो दो अलग अलग बाजार हैं, दोनों में क्या क्या है समझाऊंगा मैं आपको। सेबी क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या कह रहा हूं मैं आपसे। तो यहां पर ये बात याद रखना, और जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल इत्मीनान से नोट करना। देखो ये कि एक हमारे पास मार्केट है जिसे फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे हम। इस मार्केट में जो कम समय के लिए होती है, जिसे आप हिंदी में मुद्रा बाजार कहते हो, जो कम समय की है मुद्रा बाजार है। ये मुद्रा बाजार यानी कि जो मनी मार्केट है आपके पास, ये शॉर्ट टर्म वाली होती है, 1 साल तक की। अब इसको कौन चलाएगा, बस इतना ध्यान रखो, आरबीआई। और इसी में आता है जैसे ट्रेजरी बिल, ये मैं सब सिखाऊंगा अभी क्या होते हैं ये, और ये सारी चीजें जो इसमें होती हैं वो आती हैं सर। इसमें ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं कि क्या क्या देखो इसमें आएगा। अच्छा, इसी तरीके से देखो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक होता है मेरे पास कैपिटल मार्केट, मैंने कहा आपसे, ये जो कैपिटल मार्केट है इसे हिंदी में कहते हैं पूंजी बाजार। जो ये पूंजी बाजार है इसको हम लॉन्ग टर्म का कहेंगे, और इसको सेबी करेगा, मैंने बताया। अभी इसकी हिंदी में परेशान मत हो ना, मैं फिर कह रहा हूं हिंदी भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी। भाई सोचो, तो इधर भी 5 चीजें हैं, इधर भी 5 चीजें आपको याद करनी है। मैं एक एक का डिफरेंस बताऊंगा, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुन के चलना। इसी में बहुत सारी बातें आएंगी आपके पास। अब देखो, इसमें पहली बात तो यही आएगी सर कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है कि ये चीजें क्या है, आपने लिख लिया ना, इनको अभी लिख लो बस ध्यान से। तो ये सारी मनी मार्केट और ये कैपिटल की, बस नोट कर लो। यानी इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उपकरण। यानी इसमें हम क्या क्या चीज खरीद सकते हैं, किस किस में निवेश कर सकते हैं, उपकरण क्या है इसके, यानी इसके उपकरण क्या है, इसमें क्या क्या खरीदा जा सकता है। बात समझना भाई, ठीक है? अभी इस बात को समझो। तो शेयर इसमें आता है, ट्रेजरी बिल इसमें आता है, मैं दोनों बातें बताऊं। अब देखो, पहली बात ये है सर, डन है यहां तक, चलो। अब यहां एक बात आई कि सेबी क्या है, पहले तो इसी का जिक्र करेंगे ना। आरबीआई तो हम कर चुके हैं, अब हम सेबी की बात कर रहे हैं। सेबी देखो, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखो, इस नाम से एक संगठन, हिंदी में इंग्लिश में नाम रहेगा। अब सवाल यह आएगा, जैसे पहला, इसकी स्थापना कब हुई है? पता है ना भाई, इतनी हिंदी समझ जाओगे, स्थापना। अच्छा, इसका एक्ट कब आया है, अधिनियम कब आया है, कानून कब आया है इसका? दूसरा सवाल यह रहेगा। अच्छा, तीसरा सवाल यह रहेगा, देखो कि ये कैसी संस्था, कैसी बॉडी है। अब आपको मैं बताऊंगा, जिसका कानून आता है, मैं बता भी चुका हूं, वो कैसा निकाय, कैसी संस्था हो जाती है। अच्छा, चौथी बात ये आएगी, इसका हेड ऑफिस, समझते ना, मुख्यालय कहां बना है। पांचवी बात ये आएगी, इसका अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन बना है। सरकार चुनती है, तो बताइए हमें, सरकार बनाती है किसी भी अध्यक्ष को, तो अध्यक्ष कौन है। अच्छा, अब इसके काम क्या क्या है, इसके काम क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये भी हमें समझना है। ये क्या काम करता, मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से प्यार से समझो भाई। देखो, पहली बात ये कि सेबी जो है ना, ये बना है 12 अप्रैल 1888 को, 12 अप्रैल 1988 को। और इसको बनाने का कानून 4 साल के बाद सेबी का कानून 1992 में आया था। देखो, जरूरी नहीं कि उसी समय आए या पहले आए, बाद में भी आ सकता है। बाद में सरकार को लगा कि जरूरत है इसके कानून की, तो सरकार ने कानून पास कर दिया, ऐसा हुआ। बट बाद में भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं इस बात में। अब मुझे बताओ, आप क्या कहा है मैंने आपसे हमेशा, आरबीआई पढ़ाते समय भी ये बात हम करते हैं सर, क्या जिसका कानून बन जाता है उसे कहते हैं वो
स्टैच्यूटरी बॉडी हो गई, उसे हिंदी में कहते हैं वैधानिक संस्था। कैसी बॉडी है? वैधानिक, स्टैच्यूटरी है। कैसी बॉडी है? वैधानिक है, स्टैच्यूटरी है, वैधानिक संस्था है। अच्छा, मुख्यालय कहां बना होगा? तो आपको पता ना सारी चीजें कहां पर हैं, सारी फाइनेंशियल चीजें ज्यादातर आरबीआई का ऑफिस हो, एसबीआई का ऑफिस हो, ज्यादातर सब मुंबई में मिलेगी आपको। इसके अध्यक्ष का नाम है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांत या कांता ऐसे लिखा है वैसे तो, तुहिन कांता पांडे इसके अध्यक्ष हैं। पहले माधावीपुरी बच हुआ करती थी, फिर बदल के ये बने हैं। अब इसका काम देखो क्या है। देखो, अगर कोई भी शेयर बाजार में पैसा लगा रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टर है, निवेशक के काम पे आप पैसा लगाओगे तो क्या चाहोगे कि भाई आपका ध्यान दिया जाए, कोई आपके साथ फ्रॉड ना करे, सेबी की जिम्मेदारी है। अच्छा, अच्छी डील हो तो बढ़ावा दो और गलत हो तो उसको रोकना भी काम सेबी का है। तो याद रखना, अगर मैं आपसे कहूं क्या फंक्शन है, जैसे टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको पता है हर क्लास में कराता ही हूं, अभी कराऊंगा इसके बाद कि इसके फंक्शन पे क्या क्या सवाल हमारे बन चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में। तो आपने कहा टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, हिंदी में अगर मैं इसको कहूं तो क्या लिखूंगा? निवेशकों के हितों की रक्षा करना, यानी उनके अधिकारों की, ओके, हितों की या अधिकारों की रक्षा करना। ये इसका काम हो गया एक पहला। अच्छा, इसी तरीके से आपसे मैं कहूं बताओ क्या काम है, तो आप कहोगे जैसे टू रेगुलेट कैपिटल या शेयर मार्केट, क्योंकि ज्यादातर जो कैपिटल मार्केट है ना उसमें सबसे फेमस क्या है? कैपिटल या शेयर कहते हैं जिसे, तो कैपिटल या शेयर मार्केट है जो उसको रेगुलेट करना। यानी हिंदी में क्या कहूंगा इससे मैं, बहुत ध्यान से प्यारे प्यारे नोट्स बनाते चलो भाई। पूंजी या शेयर बाजार जो होता है उसका संचालन करना। ठीक है, संचालन करना, उसका नियमन करना, रेगुलेट करना। मैंने बताया अगर कोई फेयर तरीके से डील है तो उसको बढ़ाना और गलत हो तो रोकना। टू प्रमोट फेयर ट्रेड, यानी हिंदी में क्या कहूंगा? उचित व्यापार को बढ़ाना, उचित व्यापार को बढ़ावा देना। अच्छा, अगर कोई अनुचित है, इलीगल तरीके से हो रहा है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, मैं बता रहा हूं, ये मैं आगे लिखवाऊंगा, ध्यान रखना। टू प्रिवेंट मतलब रोकना। इलीगल या इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं इसे, इलीगल भी कहते हैं, इनसाइडर भी कहते हैं। यानी अनुचित या आंतरिक व्यापार है तो उसको रोकना। अगर कोई अनुचित है, वह आंतरिक व्यापार है, अगर कोई गलत तरीके से व्यापार है तो उसको रोकना। इसका मतलब आगे लिखवाऊंगा मैं। और लोगों को शेयर बाजार के बारे में जागरूक करना, भाई लोगों को बताना कि शेयर बाजार कैसे करता है, बचना, लोगों को बचाना। टू प्रमोट फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, इस बाजार की अवेयरनेस को बढ़ावा देना। यानी वित्तीय बाजार जागरूकता फैलाना की जागरूकता, यानी लोगों को इसके बारे में अवेयर करता रहना, फैलाना इसे। अब ये सारे काम करता है सेबी। बताओ एक एक बात बिल्कुल क्लियर, मैं क्वेश्चन कराता हूं। देखो, मुझे पता है आप कहां पर आते हो और क्या चाहते हो, मुझे पता है ना भाई, आपके सारी बातें मैं समझ रहा हूं यहां पर।
कि भाई आपको कहां से बेहतर फील होता है जब क्वेश्चन करते हो। देखो जरा, जैसे ये सवाल आया है, पूंजी बाजार के लिए नियामक निकाय कौन सा है, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो कर दो आंसर, फिर बता दो भाई, क्या लगता है आपको। अब मैंने कहा पूंजी बाजार के लिए नियामक क्या है, तो पूंजी बाजार जो है उसके लिए नियामक क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज यानी सेबी। जब हम बाजार में 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से कम समय की बात करते हैं तो उसमें कौन सा बाजार बनता है। अभी मैंने बताया ना शुरू में, सबसे पहले देखो, एक ज्यादा समय का, एक कम समय का। जहां कम समय का है वो कौन सा बाजार है, तो जो बाजार हमारा कम समय का है वो कौन सा है भाई, वो बाजार क्या है बताओ मुझे। चलो, तो उसे कहते हैं मनी मार्केट। सर देखो, एक होता है कैपिटल ज्यादा समय और एक होता है मनी मार्केट कम समय वाला, बस ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। एग्जाम में यही बात तो आनी है ना बस। अच्छा देखो जरा, सेबी का गठन कब हुआ था, सेबी की स्थापना कब हुई, है पूछा गया है सवाल में। सेबी का गठन, सेबी की स्थापना कब, पता है ना आपको, कब बना है सेबी, तो सेबी बना है 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को बना है, 12 अप्रैल 1988 को। जैसे कोई सवाल आया है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये आपके एग्जाम के पीवाईक्यू है, ऐसा नहीं है मैं अलग से करा रहा हूं आपको, ये है ना भाई, बताओ चलो पहले, अच्छा समझ में आ रही है बात, आंसर तो आप अच्छे कर रहे हो, हर बार करते हो, इतना समय हो चुका अब तो, लेकिन बात समझ में भी प्रॉपर आनी चाहिए। अब जैसे सवाल घुमा कर आ रहा, मैं कह रहा हूं ना इकोनॉमिक्स थोड़ी बनना है हमें, हमें ये सीखना है कि एग्जाम को कैसे पास करते हैं। अब ये मैंने बताया था, इसको रोकता है, होता क्या अभी आगे बताऊंगा फिर से, लेकिन ये पता है कि मुझे बात किसकी है, ये शब्द किसका है, तो ये शब्द मेरे शेयर बाजार का है, ये तो पक्का पता है, ये शब्द मेरे शेयर बाजार का है। ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई सवाल आएगा एग्जाम में तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि क्या है सेबी, कैसे काम करता है, किस लिए बना है, और कब कब कैसे कैसे सिचुएशन के हिसाब से चलता है। चलो, होपफुली यहां तक की बात समझ में आए और क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आए। अब देखो हमारे पास ना बहुत सारी टर्म्स आएंगी आगे, उन टर्म्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में यही होता है कि वो एक शब्द दे देगा, डिविडेंड क्या है बताओ, कूपन रेट क्या होता है, आईपीओ बहुत फेमस है आज के वक्त में, आईपीओ क्या है। सुरेंद्र बिल्कुल भाई, अभी आएगा, सब आएगा। शेयर प्रैक्टिकली देखो, ज्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकते क्लास में, थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसे करिए भाई, क्लियर है, यहां तक डन है। अब जो मैं कह रहा हूं जरा उसको सुनना और समझना। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक बाजार है जिसमें क्या आता है सर, जिसे ट्रेजरी बिल आता है और कैश मैनेजमेंट। मैं एक एक करके बात समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, बस समझना होता कैसे है। देखो हमारे पास जो टर्म रहती है ना, जैसे एक एग्जांपल के लिए समझना, पहले देखते हो, मैं चार्ट बना रहा हूं, एक ध्यान से सुनना। जैसे एक पॉइंट आता है कि कोई भी चीज, अभी लिखना नहीं प्लीज, बस मैं आपसे कह रहा हूं लिखना नहीं, इश्यूड बाय मतलब अभी लिखवाता हूं, ड्यूरेशन, डिनोमिनेशन, इश्यू एट या इश्यू वैल्यू या इश्यू प्राइस और मैच्योर प्राइस। अभी बहुत ध्यान से समझना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, जितना मैं कहूं उसको उतना समझना। देखो जब हम कहते हैं ना जारी मूल्य, इश्यू प्राइस का मतलब जारी करने का, बेचने का मूल्य है, ठीक है, लिखना नहीं भाई अभी। मैच्योर का मतलब जब समय पूरा होगा, परिपक्व मूल्य है। डिनोमिनेशन का मतलब मूल्य, कीमत कितनी रहेगी उसकी,
मूल्य। ड्यूरेशन का मतलब समय कितना रहेगा, और इश्यूड का मतलब जारी कौन करेगा, बेचेगा कौन। बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो यहां पर आता है, जैसे अब पहला मैंने बताया एक होता है ट्रेजरी बिल, शेयर डिवेंचर भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक होता है ट्रेजरी बिल। अब जैसे मैं कहूं कि एक ट्रेजरी बिल है, और हिंदी में याद रखना इसको ट्रेजरी बिल कहते हैं, हिंदी में इसे ट्रेजरी बिल ही कहते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, आपको याद रखना ट्रेजरी बिल है। इसी तरह एक आता है कैश मैनेजमेंट बिल, मैंने बताया आपको भी, शॉर्ट में सीएमबी कहते हैं, नकद बिल या नकद प्रबंधन बिल, सीएमबी करके ही आता है, नकद प्रबंधन बिल भी कह सकते हैं इसे। एक होता है कमर्शियल पेपर, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, थोड़ा सा आप समझ जाओगे, इसे हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक प्रपत्र। अब इनमें अंतर क्या है वो समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। और एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा पत्र। अब देखो देखो टेक्निकल है, जब तक नया सीखोगे नहीं तो समझोगे कैसे, बात ये है ना सीधी सी, जो जानते हो उससे अगर पास हो जाते हो तो फिर क्यों आते हमारे पास पढ़ने के लिए। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना। देखो ये बिल चार कागज के टुकड़े हैं जी, हमने पैसा दे दिया, उसने हमें कागज दे दिया, वही है बस। ये फर्क क्या है वो समझना। जैसे जब भी मैं कोई पैसा निवेश करता हूं, मैं सरकार के पास भी कर सकता हूं, मैं बैंक में भी कर सकता हूं, मैं प्राइवेट के पास भी कर सकता हूं। जब भी मैं गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट करता हूं, किसके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सिर्फ और सिर्फ किसके पास, भारत सरकार। जब मैं गवर्नमेंट को अपना पैसा दूंगा और गवर्नमेंट से कोई सामान लूंगा, मतलब बिल लूंगा, तो गवर्नमेंट मुझे 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करवाएगी। यानी मैं गवर्नमेंट को पैसे दूंगा 91 दिन, 182 दिन या 364, बिल्कुल फिक्स, कोई इधर उधर नहीं जाना, बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसकी कीमत रखी जाएगी, जो भी कीमत सरकार तय करेगी वो होगी 25,000 रुपए और उसके गुणा में। कीमत जो भी रहेगी वो 25,000 और उसके गुणा में, मतलब अगर कीमत तय होगी तो या तो 25,000 होगी या 50,000 या 75,000 या 1,00,000, मतलब गुणा में ही चलेगी। ध्यान से सुनना अभी बात। अब होगा क्या, अब मैं आपसे कहता हूं 25,000 का बिल है ये, अब आपसे ये कहा जाए कि आज आप 25,000 रुपए दो, आपको 91 दिन के बाद आपको 26,000 मिलेंगे, ऐसा होगा अगर मान लो, तो क्या कहोगे जी, 25,000 देंगे फिर 26 मिलेंगे, तो इसका मतलब 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, तो क्या होगा, इस बात को दोबारा सुनना ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं एक बिल है 25,000 रुपए का, और आपसे यह कहा जाए आज आप इसे 24,000 का खरीद लो, आज आप इसे 24,000 का खरीद लो, बाद में 25,000 मिलेंगे, तो भी बताओ कितना फायदा होगा, तब भी 1,000। फर्क क्या है सर, ये देखो, ये आपको नहीं पता, इकोनॉमिक्स में बहुत चीजें होती हैं, टैक्स के बहुत सारे मामले होते हैं। देखो जो ओरिजिनल कीमत है वो 25 थी, 25 से 26 मिलेंगे तो ब्याज हो जाएगा, 25 वाला 24 में देके बाद में 25 कर दें तो ये डिस्काउंट हो जाएगा। इसका मतलब है डिस्काउंट मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। तो अब मैं कहूंगा जहां जहां ब्याज नहीं मिलता वहां वहां डिस्काउंट मिलता है। आई बात समझ में या नहीं, बताओ सर, दोबारा बता दो भाई, दोबारा क्या, तीसरी बार भी पूछ लेना, कोई बात नहीं, सुनना। मैंने कहा देखो 25,000 का बिल है, पहले समझ ले, एक कीमत है 25,000 ओरिजिनल कीमत। अब आपने 25,000 देंगे तो ऑब्वियस है 25,000 या इससे कम तो नहीं लेंगे ना भाई, 25,000 देंगे तो 26 लेंगे, 27 लेंगे। अब 25,000 आपने देखे 26 या 27 लिए तो ब्याज हो गया ऊपर का। अब मैं कह रहा हूं ब्याज नहीं मिल सकता, इसमें रूल है ये। तो जब ब्याज नहीं मिलेगा तो फिर क्या करें, तो अब आपसे कहेंगे बिल 25 का है, आप 24 दे दो, 23 दे दो, हम आपको बाद में 25 दे देंगे, तो 23 के बदले 25 होगा तो तब भी 2,000 का फायदा, उसे डिस्काउंट कहेंगे। आई बात समझ में। तो देखो भाई, तो इसमें याद रखना क्या होगा सर, तो जब भी इसको इश्यू किया जाएगा तो हमेशा डिस्काउंट, यानी हिंदी में कहूं तो बट्टे पर होगा, बट्टा बट्टा डिस्काउंट। और जब समय पूरा होगा तो पूरी वैल्यू मिलेगी, पार या फेस वैल्यू कहते हैं, सम मूल्य मिलेगा।
तो जब जारी होगा तो डिस्काउंट पर, बट्टा पर, और जब समय पूरा होगा तो पूरी वैल्यू सम मूल्य मिल जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, अब बना लो। चलो अब मैं कह रहा हूं ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ये भी सरकार करती है, जो सीएमबी है ये भी सरकार करती है, पर ये सरकार करती है लेस देन 91, 91 दिनों से कम के लिए। याद रखना 91 दिन का तो क्या है, ट्रेजरी बिल है, उससे कम के लिए 50 दिन, 40 दिन, 30 दिन, 60 दिन, कुछ भी उससे कम कम 90 दिन तक। इसकी कीमत पहले से फिक्स नहीं है, कोई पहले से कीमत तय नहीं है, पर यह मुझे पता है कि सर जितनी कीमत रखी जाएगी, क्योंकि ब्याज नहीं मिलता, बस ये ध्यान रखना। तो बाद में क्या होना है इस रूल में कि सर ब्याज नहीं मिलेगा तो उस समय बट्टा मूल्य रहेगा, और जब समय पूरा हो जाएगा तो उसको पार या फेस वैल्यू कहते हैं वो मिल जाएगी, जिसे हम सम मूल्य कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं। अब इसी तरह अगर आप सरकार के पास नहीं रखोगे तो किसी कॉरपोरेट के पास, किसी कंपनी के पास रख दो, कॉरपोरेट सेक्टर के पास यानी किसी कंपनी में रख दो। अब कंपनी के पास रखोगे तो इसका टाइम है 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक। अब 15 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए इसके पास रख सकते हो पैसा। मैंने बताया ना 1 साल से ऊपर तो हो ही नहीं सकता ना भाई। और इसकी कीमत है 5 लाख रुपए और उसके मल्टीपल में, 5 लाख और उसके मल्टीपल में। लेकिन यह मुझे पता है कि सर जितना पे भी रखोगे ब्याज नहीं मिलेगा, तो जब जारी होगा तो उसे कहेंगे डिस्काउंट पर जारी होगा और बाद में पूरी वैल्यू मिलेगी। जारी बट्टे पर होगा, लिख लो अब तो इसे, बस बन गया आपका पूरा चार्ट। बाद में सब मूल्य आएगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी दिखाता हूं। जब आप ये पैसा किसी बैंक में रखोगे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे पढ़ते ना नाबार्ड, सिडबी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इनके पास, तो ये रहेगा 7 दिन से लेकर 1 साल तक, 1 साल तक। और अब इसकी कीमत रहेगी 1 लाख रुपए और उसके गुणा में, 1 लाख और उसके गुणा में। तो याद रखना इसमें भी क्या होगा सर, इसमें भी डिस्काउंट पर होगा और बाद में पूरी वैल्यू। ये सब जगह सेम रूल है। इसको डन करना भाई, टाइम तो लगेगा चीजों में, परफेक्शन आ जाएगा। लेकिन पहले नोट कर लो फिर क्वेश्चन कराता हूं, कोई डाउट हो तो पूछना। सब में मैंने वही बातें बताई हैं लगभग लगभग एक जैसी। डन करो। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा ना, क्वेश्चंस में तो मजा आएगा सारा, है ना। देखो अगर मैं पूछूं कि ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम टाइम कितना होता है, ये सवाल आया था जैसे। अब आपको पता मैक्सिमम कितने दिन होते हैं, 364, उसका आंसर बनाओ। तो अगर मैक्सिमम दिन के बारे में पूछ रहा है तो आपने कहा 364 दिन होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 364 का मतलब 52 सप्ताह, 1 साल हो गया ना लगभग, 364। अच्छा ये सवाल आया है, देखो कैश मैनेजमेंट बिल की समय कितना होता है, कैश मैनेजमेंट बिल। बताओ भाई, फहीम, रईस, चलिए क्या बात है, शुभम, बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, सब समझ में आ रहा है ना। तो देखो भाई, जब 91 दिन से कम हो जाए,
तब ये नाम हो जाता है। अच्छा, यही पूछा है किस समय का ट्रेजरी बिल नहीं होता, मतलब इनमें से वो कौन सा टाइम है जो ट्रेजरी बिल नहीं होता उसमें। ट्रेजरी बिल का टाइम नहीं है, ये पूछ रहा है वो। इस बार देख लो ध्यान से। 91 दिन है, 182 है, 364 है। देखो 91 का डबल 182 का डबल 364, क्या नहीं है, 273 नहीं है। ये एग्जाम में ऐसे आ रहा है भाई, ऐसे पूछा जाएगा। बताओ भाई, बात समझ आ रही है आपको? हो रहा है आसानी से बात क्लियर? चलो भाई, जब कोई व्यक्ति अपनी कंपनी में किसी में पैसा लगाता है हिस्से, तो शेयर धारक को क्या मिलता है? शेयर धारक को कंपनी में निवेश करने के बदले क्या मिलता है? कोई भी इन्वेस्टमेंट करे अगर, तो उसको बदले में क्या मिलता है? बताओ। तो अगर कोई भी निवेश करता है तो उसे बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड, प्रॉफिट, लाभ कहते हैं ना, लाभांश, लाभ प्रॉफिट का हिस्सा। चलो भाई, ये तो बात हो गई। रह गया था सर, एक बार दोबारा दिखा दें। बिल्कुल भाई, देख लो दोबारा से, कोई बात नहीं है। ठीक है, दोबारा देख लो। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा, अब इसमें ये होता है कि सर हमारे पास ना, जैसे अभी आपने कहा कि एक शेयर था, एक डिवेंचर हुआ, बॉन्ड हुआ, ऐसे बहुत सारे शब्द मैंने बताया ना आपको होते हैं। अब होता क्या है इन सब में, देखो मैं बताता हूं। अब देखते हैं, ये तो हो गए सर चार, ये इधर वाले। अच्छा, एक वर्ड था इसका रीपरचेज। अब देखो, रीपरचेज में कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊं एक्चुअल में क्या था। जो रीपरचेज वाला था ना, पांचवा था, याद करो। पुनः विक्रय समझौता, रीपरचेज। एक्चुअल में ये आरबीआई में पढ़ते हैं ना हम लोग, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये उसी को बोलते हैं रीपरचेज। यानी ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, जिसको 1998 में शुरू किया था। इट इंक्लूड्स रेपो रेट एंड, अभी मैं बैंक में पढ़ाता हूं, मॉनेटरी पॉलिसी में ऑलरेडी पढ़ते हैं हम कि भाई रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। एक में आरबीआई बैंक को देता है और एक में बैंक आरबीआई को देता है। इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शुरू होते हैं, आते हैं इसमें। रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, और इसकी शुरुआत 1998 में हो गई थी, ये हम रेपो रेट में भी देखते हैं। अच्छा, एक आपको मैंने बताया, एक होता है शेयर। अब ये भी समझना कि सर शेयर क्या होता है। देखो, मैंने आपसे ये कहा शेयर, या इसको एक और नाम दिया था मैंने, बताओ क्या? शेयर क्या होता है या इक्विटी क्या होता है? इस तरफ था ना हमारा कैपिटल मार्केट वाले में, शेयर या इक्विटी। पहले बात ध्यान से सुनना, इसे इक्विटी कहते हैं। देखो, मैंने कहा था अगर कोई व्यक्ति कंपनी में पैसा लगाए और उसको यह अधिकार मिले कि भाई आपको हम प्रॉफिट देंगे, आप कंपनी के मालिक जैसे हो, आप कंपनी के डिसीजन में भी जुड़ जाओगे। तीन बातें याद रखना। क्या? पहली बात, क्या बोला मैंने? देखो, शेयर होल्डर, अगर कोई शेयर खरीदेगा, पैसे लगाएगा, उसको क्या मिलेगा? गेट डिविडेंड। और डिविडेंड मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मिलेगा ना, लाभ मिलेगा। तो पहली बात यह है कि शेयर धारक को लाभांश यानी कि लाभ मिलता है।
लाभांश मिलता है यानी कि लाभ मिलता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, देखो मैंने बताया शेयर होल्डर के पास कंपनी में वोटिंग करने का राइट होता है। भाई कंपनी में कोई भी काम है, क्योंकि उसके प्रॉफिट लॉस की बात है ना, मैंने क्या बताया था आपको, है वोटिंग राइट्स इन कंपनी। कंपनी के अंदर वो कोई फैसला हो रहा है, शेयर धारक के पास वोट का अधिकार होता है। पास कंपनी की मीटिंग में बात चल रही ना, वोट का अधिकार भी होता है। और मैंने कहा अगर जैसे शेयर होल्डर है कोई इंसान, तो कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, शेयर होल्डर कंसीडर एज ऑनर, शेयर होल्डर को माना जाएगा ऑनर के जैसा, यानी शेयर होल्डर क्या है, कंपनी का ऑनर, स्वामी, मालिक जैसा होगा। मालिक जैसा। अच्छा, अगर कोई इंसान डिवेंचर लेता है, अच्छा डिवेंचर के बारे में मैंने क्या बताया, याद करो, सबसे पहले यही शुरू करा था हमने। तो मैंने आपको बताया अगर कोई इंसान डिवेंचर लेता है तो उसको बदले में ब्याज मिलेगा। डिवेंचर लेने वाले को बदले में क्या मिलेगा, ब्याज। बस यही फर्क है इसमें, डिवेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट। अब इसे हिंदी में आता है डिवेंचर ही लिखकर आता है, बस को मैं बताऊं तो डिवेंचर धारक यानी ऋणपत्र धारक को ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज। अच्छा, जो डिवेंचर लेता है, मैंने क्या बताया भाई, बताओ भाई स्वप्निल, डिवेंचर होल्डर कंसीडर एज क्रेडिटर, उसको यह माना जाता है जैसे उसने कंपनी को लोन दिया है, उसको क्रेडिटर यानी कि लेनदार, या इसी को ऋणदाता कहते हैं, ऋण देने वाला मानते हैं, को क्या माना जाता है, ऋणदाता, यानी जैसे उसने ऋण दिया हो ऐसा मान लेते हैं उससे। तो और इसके पास कंपनी में वोटिंग राइट नहीं होता, क्योंकि भाई उसे तो उसका ब्याज मिलेगा फिक्स, उससे क्या मतलब है, डिवेंचर वाले के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स। तो जो भी डिवेंचर वाला है उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। पास वोट का अधिकार नहीं, यह है इंपॉर्टेंट बात, समझिए भाई। देखो आज ना मैं लिखवाने वाली जो बात है वो इतनी रख रहा हूं आपसे, ठीक है। अभी अभी एक प्रैक्टिस भी करनी है हमें, और भी चीजें, और अभी एक क्लास और भी लगेगी इसकी, है ना भाई, क्योंकि एक क्लास में हो नहीं पाएगा, मैंने पहले ही कहा 2 क्लास तो चाहिए हम, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूरी है कि भाई हम जो कर रहे हैं ना उसको बड़े प्यार से करें, आप आराम से नोट करो और फिर मुझे कमेंट करो जल्दी से। बात समझ में आ रही है सारी, क्या कुछ कह रहा हूं मैं आपसे। अगर सारी बात समझ में आए तो बताओ मुझे, है ना भाई। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा हर एक तरीके से। देखो ध्यान से, अब यहां पर बहुत सारी शब्द हैं अलग अलग, सारे शब्द बताऊंगा, लेकिन यही आता ना कि क्या चीज किस तरीके से है, कौन सा क्या माना जाएगा, किसका पार्ट होगा, किसमें शामिल होगा, इस तरीके के सवाल हमसे पूछता है। शेयर होल्डर है तो क्या मानेंगे, डिवेंचर होल्डर है तो क्या मानेंगे, ऑनर है कंपनी का या वो क्रेडिटर है कंपनी का, क्या मतलब उसको एज्यूम किया जाएगा।
ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, देखो मैं एक बात और बता रहा हूं, बस उसको समझना, क्योंकि वैसे तो म्यूचुअल फंड भी है ना, आजकल बड़े फेमस है म्यूचुअल फंड, उसकी बात भी करेंगे हम आगे चल के, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड क्या होते हैं, लेकिन ये पहले जरूरी चीजें हैं जो उसको करना है। अच्छा, शेयर जो है ना उसकी बात भी कर। अच्छा, बॉन्ड में क्या होता है सर? फिर देखो बॉन्ड में भी ब्याज मिलता है। मैं एक बात और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना भाई, अभी वक्त भी है, चलो पढ़ते हैं। बॉन्ड जो होता है उसमें ब्याज मिलता है या डिस्काउंट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ब्याज या डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बॉन्ड में एक फर्क है, समझो। जैसे मैंने मान लीजिए डिबेंचर खरीदे, तो कोई ये नहीं पूछेगा कितने समय के खरीदे, जब तक मेरे पास डिबेंचर रहेंगे, यानी जब तक मेरा पैसा कंपनी में रहेगा तब तक मुझे ब्याज मिलेगा, तो है फिक्स रुपया। लेकिन बॉन्ड में क्या पहले से पता होता है कि आपने बॉन्ड कितने टाइम का लिया, जैसे 5 साल का बॉन्ड, 10 साल का बॉन्ड, 8 साल का बॉन्ड, तो अब आपको पता 8 साल के लिए आपने पैसा दे दिया, अब आपको ये सारा 8 साल के बाद मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा। मतलब बीच में नहीं मिलेगा, हर साल ब्याज नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा जब वो टाइम पूरा होगा। यानी बॉन्ड जब भी आता है तो पहले से पता होता है कितने समय का है, और सारा ब्याज उसको एक बार मिलता है। डिबेंचर में टाइम नहीं होता थे, और डिबेंचर में हर साल मिलता है, जब तक रहेगा, वहां इकट्ठा होता रहेगा, बाद में मिलेगा, ये फर्क होता है। तो एक बात देखना ध्यान से कि सर, एक और बात समझना, बॉन्ड क्या होता है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बॉन्ड कहते हैं भाई। तो जो बॉन्ड रहता है ना हमारा, इसको इस तरह से, पहली बात यह है, ये हमेशा इशू किया जाता है फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए। मतलब पहले से तय, अब ये नहीं कितना, कुछ भी हो पहले से तय होगा, निश्चित समय के लिए जारी होगा। पहले से तय होगा भाई, इतने टाइम के लिए जारी होगा। अच्छा, मिनिमम 1 साल होगा, क्योंकि 1 साल से कम हो ही नहीं सकता, 1 साल से कम हो ही नहीं सकता, कम से कम 1 साल का समय, ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अब मैंने कहा जो इंसान बॉन्ड लेगा, बॉन्ड की बात चले ना, तो बॉन्ड जो लेगा उस इंसान को ब्याज भी मिल सकता है और डिस्काउंट भी, या तो ब्याज या मैंने कहा भाई फायदा होना चाहिए। तो जो बॉन्ड होल्डर है, गेट इंटरेस्ट या डिस्काउंट। ठीक है ना, जो भी बॉन्ड लेगा, बॉन्ड धारक को ब्याज या डिस्काउंट मिलता है, बट्टा कहते हैं ना, डिस्काउंट मिलता है, उसको इनमें से कुछ एक मिलेगा। और मैं जो भी मिलेगा एक बार मिलेगा, समय पूरा होने पर, यह फर्क होता है। तो जो भाई आपने भी पैसा दे दिया कंपनी को, तो इसमें भी यही बात आई। तो बॉन्ड होल्डर भी एक तरीके से क्रेडिटर है। पैसा उधार दिया तो इसमें उसको भी उसका ब्याज वगैरह मिलता रहेगा, जो भी पैसा वो उसको मिलेगा, तो वो कंपनी का लेनदार या ऋणदाता जैसा ही है बॉन्ड होल्डर भी। अच्छा, अब जब कहेंगे कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी ब्याज जब नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो इसके लिए एक वर्ड है, ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन लिख रहा हूं, आज के लिए इनफ होगी बस। देखो भाई, इसी में एक वर्ड आता है जीरो कूपन बॉन्ड। देखो ये पूछता है अलग से, इसलिए बता रहा हूं आपको। देखो जीरो कूपन बॉन्ड यानी हिंदी में शून्य कूपन, कूपन कहते हैं ब्याज को। अब आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा बॉन्ड जिसपे कूपन यानी ब्याज जीरो मिले, तो अब बताओ क्या होगा उस पे? जिस बॉन्ड पर जीरो ब्याज मिले तो क्या मिलेगा? बताओ, चलो क्या कहते हो आप? क्या पढ़ाया मैंने आपको? जिस पर जीरो ब्याज मिले यानी कोई ब्याज ना मिले, उस पर डिस्काउंट मिलेगा। बस यही था आंसर आपका। बहुत बढ़िया, चलिए, है ना भाई। सबसे पहले आंसर किया भाई किसने? सभी का लगभग साथ ही आया वैसे आंसर, बट जीरो कूपन बॉन्ड। तो मेरे भाई याद रखना, इसका मतलब यह हुआ बॉन्ड जो इशू किया जाए डिस्काउंट पर, वो वाला बॉन्ड
जो डिस्काउंट पर किया जाए बाद में पूरी वैल्यू मिले। वह बॉन्ड जिसे बट्टा पर जारी करें वह सम मूल्य पर परिपक्व करें। है ना भाई, हमने पढ़ लिया ना। तो बस ये हमारी लास्ट लाइन है, इसके हिसाब से आपको चलना है। और मैंने कहा ना, बस इसको पढ़ते हुए चलिएगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सही है, बात क्लियर हो रही है भाई यहां तक। तो ऐसे बॉन्ड के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं सर हम जीरो कूपन बॉन्ड। स्पेशली वर्ड ये है एग्जाम में क्योंकि आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये सब आपको करना है, इसको याद रखना है। देखो जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे भाई बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं बार बार कहता हूं, जब तक कोशिश नहीं करोगे होगा नहीं। अब इसमें जैसे सेंसेक्स क्या होता है आपने सुना होगा, सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, शेयर बाजार, आईपीओ क्या होता है, बुल बियर शब्द क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड। सबसे ज्यादा टीवी पे एडवर्टाइजमेंट किसका आता है, म्यूचुअल फंड। सही है, ऐसे आता है ना आजकल। तो वो म्यूचुअल फंड क्या होता है और बहुत सारी बातें जो भी इससे जुड़े मामलात हैं वो सारे के सारे बताऊंगा भाई। बस सब्र के साथ पढ़ते रहो, पेशेंस रखो, बेहतर बनोगे, सिलेक्टेड बनोगे, पक्का है ये। बस आपको एफर्ट्स में कमी नहीं करनी है, वो करते रहना है लगातार, उसको नहीं छोड़ना है। जो कहा जा रहा है, जो गाइडेंस दी जा रही है वो फॉलो करनी है। इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले कंटेंट तैयार करो फिर प्रैक्टिस करो, बस दो ही चीजें आपके लिए होती है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।